वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख लो और फिर इस वीडियो पे आ जाओ। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में कवर किया था, बट उसमें एक यूज़ ऑफ माइक्रोब्स रह गया था विच इज़ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हम लोग माइक्रोब से क्या बना सकते हैं? एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, राइट। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? बुक में क्या दिया हुआ हम लोगों को? बुक में दिया है कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बैक्टीरिया या फिर ऐसा माइक्रोब जो हम लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, और हम लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा हमारे बॉडी में? उसके लिए क्या बनेंगे? कुछ एंटीबायोटिक्स बनेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी में उसके लिए एक इम्यूनिटी के साथ कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। और ऐसा ही सेम टू सेम अगर वो माइक्रोब किसी दूसरे बैक्टीरिया या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर इन्फेक्ट करता है तो उसमें भी सेम कार्बन कंपाउंड बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं एज ह्यूमन, हम लोग अपने आप को इन्फेक्ट कराने से अच्छा किसी एक छोटे से बैक्टीरिया जिसको हम लोग ही ग्रो कराते हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं उस माइक्रोब से, हार्मफुल माइक्रोब से, और वहाँ से क्या जनरेट कर लेते हैं? कुछ यूज़फुल कार्बन कंपाउंड, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग? जिससे हम लोग एक हार्मफुल माइक्रोब को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो मेडिसिनल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या खा सकते हैं? एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं। इवन जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ होता है उसको भी हम लोग ख़त्म करने के लिए, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे किसी एक एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग हार्मफुल माइक्रोब्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, राइट। तो ऐसा कोई भी मैं मेडिसिन आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग आपके बीमार होने पर ले सकते हो, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल की तरफ लो और काइंड ऑफ आप लोग अपने जो मेडिसिन्स लाते हो उसमें आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एजिथ्रोमाइसिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोगों को कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तब, राइट। इसके अलावा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये पर्टिकुलरली किसी एक खास बैक्टीरिया या फिर वायरस के लिए बने होते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रोब के लिए बने होते हैं जो कि जिसके ऊपर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, राइट, या फिर इनइफेक्टिव होते हैं। तब हम लोग ऐसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, राइट। तो ये था अबाउट एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कब हुआ? एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ इन 20th सेंचुरी और ये एक ब्रेक थ्रू है इन दी मेडिसिनल साइंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हम लोगों ने मिस्टेकफुली बनाया था। हम लोगों ने नहीं, एक साइंटिस्ट ने मिस्टेकफुली बनाया था। उसका पूरा वो जो स्टोरी है, ठीक है, वो साइंटिस्ट की पूरी स्टोरी का हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग पेनिसिलिन के बारे में जानते हैं जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी, राइट। तो पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन के बारे में बुक में क्या दिया है? पेनिसिलिन इज़ अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फंगस, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? ये पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से बना हुआ एक एंटीबायोटिक है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेनिसिलियम से बनता है और ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में यूज़फुल है और ये बहुत ओल्ड ड्रग है। अभी आजकल हम लोग इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारे बैक्टीरियाज लाइक स्टेफाइलकोकी, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकी एक्सेट्रा इन सारे माइक्रोब्स के ऊपर अच्छे से काम करता है और इनको किल करने में इफ़ेक्टिव है, राइट। इसके अलावा
मेडिसिन कंटेनिंग दी पेनिसिलिन्स आर यूजफुल टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम लोगों को किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका यूज़ ईयर, नोज़, थ्रोट या फिर स्किन पे होने वाले बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो आप लोगों की बुक में दिया है अबाउट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? ये थे एक प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि सेंट मैरी हॉस्पिटल में काम करते थे। ये क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस, प्रोटोजोआज की कल्चर कराते थे। कल्चर कराना मतलब उनको ग्रो करते थे इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, राइट। तो नॉर्मली हम लोग लैब में एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की तरह किसका यूज़ करते हैं, एक पेट्री डिश का यूज़ करते हैं। पेट्री डिश क्या होती है? पेट्री डिश एक ग्लास की डिश होती है छोटी सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। ओके नाउ, तो इसमें हम लोग नॉर्मली बहुत सारे वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं। ऐसे ही एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, एक फंगस को ग्रो करा रहे थे, उसका कल्चर करा रहे थे। तो उस समय उनको क्या दिखाई दिया कि जितने एरिया में उन्होंने वो फंगस डाला है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ वो फंगस ग्रो हुआ है, उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो फंगस था वो ऐसी चीज़ सिक्रेट करता था, ऐसी चीज़ अपने आप में से बाहर निकालता था जो कि क्या कर सकता था, अदर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को या फिर प्रोटोजोआस को किल कर सकता था, मार सकता था। तो इससे बाद में उनको पता चला कि यहाँ पर जो कुछ सिक्रेशन बाहर निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर बाकी के सारे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस किल हो रहे हैं, राइट। और बाद में उस ड्रग को हम लोगों ने नाम दिया पेनिसिलिन। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी बाय मिस्टेक हुई थी, राइट। बट बैक द डोर ऐसी चीज़ें चल रही है, इसको पता लगाना थोड़ा सा हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है, बट इन्होंने इसका पता लगाया। नाउ हम लोगों को हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि नहीं, इस डिस्कवरी के लिए वी शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज हम लोग हर रोज़ या फिर जब भी हम लोगों को बीमारी होती है कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा ऐसे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, और जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। हमेशा हमेशा हम लोगों के लिए जो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर ने हम लोगों को प्रिस्क्राइब किए हैं उसका ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, अगर कोई दूसरा पर्सन सेम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहा है, जैसे हम लोगों के घर में होता है नॉर्मली, अगर कोई मुझे चोट लग गई या फिर इन्फेक्शन हो गया और वो जो मैंने एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लगाया और उससे वो ठीक हो गया, तो अगर घर में ऐसा इन्फेक्शन किसी और को होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम जो मेडिसिन होता है वो हम लोग मेडिकल स्टोर से लेके आ जाते हैं। बट ऐसा करना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इससे क्या हो सकता है, होता ये है कि हो सकता है कि जो मेडिसिन मेरे लिए इफ़ेक्टिव है वो मेरे किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए इफ़ेक्टिव ना हो। इसीलिए हम लोगों को कभी भी हमेशा जाकर डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर देखता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा गंभीर, कितना ज़्यादा खतरनाक है इस पर्सन के लिए। जैसे हो सकता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम खतरनाक हो, इसलिए मुझे क्या दिया हो, वीक ड्रग दिया हो, और हो सकता है कि मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर को ये स्ट्रॉन्ग ड्रग की ज़रूरत पड़े या फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े, राइट। हमेशा जो एंटीबायोटिक्स है वो हम लोगों को हमारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेना चाहिए। ओके, डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। हम लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं परचेज करना चाहिए। हाँ, अगर वो ओवर द काउंटर मेडिसिन है तो एक बार को हम लोग परचेज कर सकते हैं, बट हम लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक्स परचेज नहीं करना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट इज डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिजीज़ लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। हम लोगों को कभी भी हम अपने आप को ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम लोगों को जैसे कॉमन कोल्ड हो गया या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो इसके लिए हम लोगों को जाके मेडिसिन नहीं लेके आ जानी चाहिए, खुद का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिजीज़ होते हैं जिसके ये प्राइमरी लक्षण है, राइट। प्राइमरी ये कुछ हम लोगों को इंडिकेशन दिखते हैं, जैसे सोर थ्रोट या फिर कोल्ड,
ठीक है। ये सारे प्राइमरी इंडिकेशन है कि हम लोगों को डिजीज़ हो गया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ जो इंडिकेशन आ रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, बट हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, उस डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उस डिज़ीज़ को ठीक करेगा। वो इंडिकेशन क्या होंगे, या फिर वो इंडिकेशन क्या होंगे, अपने आप ट्रीट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोगों को डॉक्टर ने क्या एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया होता है, राइट। 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए या 20 दिन के लिए ऐसा कुछ प्रिस्क्रिप्शन होता है, बट 5 या 6 दिन में हम लोगों का जो डिजीज़ का इंडिकेशन है, ठीक है, कुछ लक्षण होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो जो मेडिसिन है वो नहीं लेते हैं। बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को वो जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन पीरियड है, जो भी 20-30 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन पीरियड है, वो पूरा करना चाहिए, ताकि वो डिजीज़ हमारे अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। बैक्टीरियाज या फिर ऐसे ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मेडिसिन लिया, वो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर हमारे बॉडी से कम हो गया। अब जो कम अमाउंट में वो बैक्टीरिया बचे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो ज़्यादा एबिलिटी के साथ फाइट कर सकते हैं। एंड देन वो जो सेम हम लोग अगर मेडिसिन लेंगे तो वो काम नहीं करेगी। हम लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन लेना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा जो कोर्स ऑफ पीरियड है 20-30 डेज़ का या 60 डेज़ का, उसको कंप्लीट करना चाहिए। और जब तक हम लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तब तक हम लोगों को मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक विच वर यूज़फुल टू यू। हम लोगों को कभी भी हम लोगों के ऊपर इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक किसी और को सजेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो एंटीबायोटिक मेरे लिए काम करे वो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम ना करे, ठीक है। तो ये था अबाउट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम लोगों ने ऑल यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो यहाँ पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। यहाँ पर हम लोगों को सबसे कॉमन पैथोजेंस के बारे में दिया है, जैसे फंगाई एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। तो पहले फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। फंगाई क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। और फंगाई कैसे ग्रो करते हैं, फंगाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है कि अगर कहीं पे फंगस ग्रो हुआ है, ठीक है, वो फंगस क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो स्पोर क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर आसपास एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और जहाँ पर भी उन लोगों को थोड़ा भी वेटनेस मिलता है, यानी थोड़ा सा भी वाटर मिलता है, वहाँ पर वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा ही बहुत सारे फंगाइज होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है, वेटनेस नहीं है, इसलिए वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ओके। तो जहाँ पर भी उनको थोड़ा सा वेटनेस मिलेगा, जैसे कि हमारे घर में जो कॉटन फैब्रिक होता है, अगर हम लोग बहुत दिन तक रख दे, ऐसे ही गनी बैग्स हो गए, लेदर हो गए, वुड हो गया, तो ये ऐसे ही रखे होते हैं, उनके ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी पानी लग गया तो उसके ऊपर क्या होगा, अच्छे से फंगाई ग्रो करेगा, और जिस भी चीज़ पे ग्रो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इसके अलावा ये हमारे आसपास के बहुत सारी चीज़ को डिग्रेड करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। हमारे आसपास की चीज़ों को ख़राब करने के अलावा ये क्या कर सकते हैं, अगर हमारे फूड मटेरियल्स के ऊपर ग्रो हो गए, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार कि अगर हम लोगों ने चपाती रखा हुआ है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस ग्रो हो जाता है, या फिर पिकल्स पे, मुरब्बा पे, जैम्स पे, जूस पे क्या होता है, ये जो फंगाइज है वो ग्रो हो जाते हैं, और अगर हम लोग उनको खा लेते हैं तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, सीवर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं हमारे लिए, तो हम लोगों को इनको अगर हमारे किसी फूड के ऊपर ये बन जाए या फिर इनका कल्चरिंग स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों को उसको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में। क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके 100 से ज़्यादा क्या होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे खाने को ख़राब करने से लेकर हमारे फूड पॉइजनिंग तक के जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम के वजह से ही होते हैं, ठीक है।
तो क्लॉस्ट्रीडियम का कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, भंडारे में जाते हैं या फिर किसी की शादी है, वेडिंग है, राइट, किसी का बर्थडे है, तो वहाँ से कभी कभी खाना खा के आते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जो खाना होता है बड़े क्वांटिटी में वो बना के हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते हैं, ठीक है, खुला रख देते हैं। वो क्या होता है, खाना फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और जैसे वो ठंडा होता है हमारे आसपास प्रेजेंट ये क्लॉस्ट्रीडियम के अन्य बहुत सारे वेराइटीज़ उस खाने में चले जाते हैं, और क्या करते हैं उसमें पॉइजनस कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग आउटर इन्वायरमेंट में खाना बना रहे हो तो, ठीक है। और घर में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो फूड है उसको हमेशा कवर करके रखें, ठीक है। तो ये था अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम। क्या हमारे आसपास और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं? येस, बिल्कुल, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उसके बारे में आप लोगों को पेज नंबर 94 पे दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो पेज है पूरा का पूरा उसको अच्छे से स्टडी करोगे खुद से, ठीक है। इसमें बहुत जनरल हमारे आसपास जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, राइट, और उनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। सो आप लोग इसको क्या करोगे, सेल्फ लर्न करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।